डेट है आज 26 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है लियाकत नेहरू पैक्ट या नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से भी जानते हैं इसे। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए मेंस में इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है और क्या है ये पैक्ट, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, रिसेंटली 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। इस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी 23 जून 1953 को हार्ट अटैक के कारण। तो पहले जानेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में और इनसे नेहरू लियाकत पैक्ट का क्या रिलेशन है ये जानेंगे और फिर इस पैक्ट के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने देखो भारतीय जनसंघ को बनाया था। जब लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था 1950 में, तो ये इसके विरोध में थे। इसके विरोध में ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी के ये कैबिनेट के कांग्रेस पार्टी के नहीं, हिंदुस्तान में जब कैबिनेट बना था 1947 के बाद, उसके मंत्री थे ये। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ एक अलग पार्टी बना ली। भारतीय जनसंघ प्रीडेसेसर है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी का प्रीडेसेसर का मतलब है भारतीय जनता पार्टी से पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। फिर भारतीय जनसंघ का नाम बदल के 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया। भारतीय जनसंघ का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दिया 6 अप्रैल 1980 को। जो अभी बीजेपी पार्टी है वो उसी का नाम पहले भारतीय जनसंघ था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। देखो, इनके नेहरू से काफ़ी विरोध थे या नेहरू को विरोध करते थे। कांग्रेस का भी ये अगेंस्ट थे, विरोध करते थे। उसके बावजूद भी जब 15 अगस्त 1947 में जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे इलेक्शन तो हुए नहीं थे, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो उस गवर्नमेंट में जो कैबिनेट थी, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू ने इनको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, इनको अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। कौन सा मिनिस्टर? इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर। लेकिन इन्होंने अप्रैल 1950 में रिजाइन कर दिया जब नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ। तो इनके रिजाइन करने के कारण क्या थे, रीजन क्या थे और नेहरू लियाकत पैक्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहले जानेंगे नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में। इसे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, या नेहरू लियाकत समझौता। ये बायलैटरल एग्रीमेंट था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था ये समझौता, ताकि जो एक दूसरी कंट्री में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, रक्षा की जाए उनकी। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक। देखो, पॉपुलेशन के आधार पे अगर किसी कंट्री में 50% से कम पॉपुलेशन है किसी रिलीजन की, धर्म के लोगों की, तो वो माइनॉरिटी में आते हैं। हमारे संविधान में देखो 2 तरह की माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है। एक भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और एक रिलीजन के आधार पे, रिलीजियस माइनॉरिटी, धर्म के आधार पे। लेकिन जनरली देखो, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हिंदू की है, लगभग 80% से ज़्यादा। तो ये जितनी भी बाकी की पॉपुलेशन है उनकी 50% से कम ही रहेगी, क्योंकि बाकी पॉपुलेशन 20% से भी कम बची है। तो बाकी सारी जो कम्युनिटी हैं वो आती हैं माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक बोलते हैं हिंदी में, अल्पसंख्यक। ऐसे पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की है और कम पॉपुलेशन हिंदू या सिख की कम्युनिटी की है, तो वो आते हैं माइनॉरिटीज़ में पाकिस्तान में। तो एक दूसरी कंट्री में जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ। उस टाइम पे इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। इन दोनों ने इसको साइन किया 8 अप्रैल 1950 को। तो साइन क्यों किया? क्योंकि देखो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है 2 टुकड़ों में बट गया था हिंदुस्तान। एक पाकिस्तान बन गया था और एक हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो आ रहे थे हिंदुस्तान में, और जो हिंदुस्तान में थे वो जा रहे थे कहाँ पे? पाकिस्तान में। लेकिन जब ये माइग्रेशन हो रहा था तो बहुत सारे कॉम्युनल टेंशन हो गई, वॉयलेंस हुआ, कॉम्युनल रियॉट्स हुए, सांप्रदायिक दंगे फसाद, लोगों को मारा पीटा गया। हिंदू मुस्लिम को मारे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मारे थे, बहुत लाखों लोग मारे गए थे।
तो ये जो कॉमनल वायलेंस थी 1947 में स्टार्ट हुई थी, बल्कि उससे पहले ही डायरेक्ट एक्शन प्लान जब 1946 में चला था, जिन्ना ने लॉन्च किया था, उसके बाद 1947 में ये जारी रही, फिर 1950 तक भी ये चलती रही थी। तो ये वायलेंस जो हो रही थी, सांप्रदायिक झगड़े हो रहे थे, दंगे फसाद, लोगों को मारा पीटा जा रहा था, महिलाओं को रेप किया जा रहा था, उन्हें अबडक्ट किया जा रहा था, मतलब अपहरण करके ले जा रहे थे। इसको रोकने के लिए ही ये दोनों कंट्रीज़ ने ये साइन किया था कि ये नेहरू पैक्ट, नेहरू लियाकत पैक्ट जो साइन किया गया हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो वायलेंस चल रहा था इसको रोकने के लिए। क्योंकि देखो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया था, पाकिस्तान भी, क्योंकि ये इंडिया था और ये था वेस्ट पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान है, और जो भी बांग्लादेश है ये 1971 में बांग्लादेश बना, उससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ही पार्ट। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में कम्युनिटी ज़्यादा हिंदू रहती थी, ये मुस्लिम थे, इनको जाना था बांग्लादेश इधर ईस्ट पाकिस्तान में, और जो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू रहते थे वो आना था वेस्ट बंगाल में, जो इंडिया का स्टेट है वेस्ट बंगाल अभी। तो यहाँ पे भी कॉमनल वायलेंस चल रहा था। तो इसको देखते हुए ये नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ। तो इसकी मेजर प्रोविज़न क्या थी वो जानते हैं। इसमें देखो पैक्ट में पहला तो यही था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी और एथनिक माइनॉरिटी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखो हमारे संविधान में दो माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, जो हमने ऊपर डिस्कस की। लेकिन इस पैक्ट में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ, इसमें भाषा के आधार पर नहीं था, इसमें था रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटी, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वेलफेयर किया जाएगा, उनका जन कल्याण के लिए स्टेप उठाए जाएंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, सुरक्षा, दोनों कंट्रीज उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगी, कोई उनकी जान को नुकसान ना पहुंचाए, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, और उनके ऑनर का रेस्पेक्ट किया जाएगा। जो भी महिलाएं अबडक्ट की गई हैं, अपहरण किया गया महिलाओं का, लड़कियों का, या जो प्रॉपर्टी लूटी गई है, लूट के ले गए प्रॉपर्टी, उसको वापस किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। फोर्सफुली जो कन्वर्जन हुआ है, एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों का कन्वर्जन किया गया है, बदला गया है, उसको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वापस उन्हें धर्म में अपना कन्वर्ट किया जाएगा जिस धर्म के वो थे। माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको कन्फर्म किया जाएगा। दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगी ताकि वो उनकी रक्षा कर सके, ये आयोग उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। और दोनों कंट्रीज गारंटी देंगी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, स्पीच एंड वर्शिप फॉर माइनॉरिटी, मतलब भाषा के आधार पे जो नहीं दी गई थी एक तरह से प्रोटेक्शन, यहाँ पे उनको फ्रीडम दी गई मूवमेंट की, कि जहाँ वो जाना चाहें वो जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उन्हें बोलने का अधिकार, स्पीच का आधार, और जहाँ कहीं वो रहना चाहें उन्हें ऑक्यूपेशन का आधार, और जिस किसी की भी वो पूजा करना चाहें, वर्शिप, उसका अधिकार उन्हें दिया जाए, फ्रीडम दी जाए, आज़ादी दी जाए, इक्वलिटी दी जाए, चाहे किसी भी धर्म का हो उन्हें इक्वल राइट्स हों, किसी भी एथनिसिटी का हो उसे इक्वल राइट हो, अपॉर्चुनिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जाति के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, रेस या क्रीड, नस्ल के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा। रीपैट्रिएशन ऑफ माइनॉरिटी, ये प्रोविज़न था इसमें कि अगर कोई मान लो यहाँ से हिंदू चला गया है, कहाँ पे, पाकिस्तान में, या मान लो मुस्लिम, मान लो हिंदू तो क्यों जाएगा, मुस्लिम पाकिस्तान में चला गया है, या पाकिस्तान से कोई हिंदू कोई इंडिया में आ गया है और वो वापस जाना चाहता है, मान लो पाकिस्तान से कोई हिंदू आ गया इंडिया में, वो वापस जाना चाहता पाकिस्तान में, अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कि जहाँ से उसके पूर्वज रहता है वहीं रहना चाहता है वो, या कोई मुस्लिम चला गया पाकिस्तान में, इंडिया में था पहले वो, लेकिन वो वापस इंडिया में आना चाहता है, तो वो वापस वो आ सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ये इसमें प्रोविज़न था इस नेहरू लियाकत पैक्ट में। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, उनके जो शिक्षा के अधिकार हैं और सांस्कृतिक अधिकार, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविज़न था इसमें, ताकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना की गई नेहरू लियाकत पैक्ट की। वो क्या, एक तो इनइफेक्टिवनेस, इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। जब ये नेहरू लियाकत पैक्ट साइन किया गया उसके बाद भी ये वायलेंस चलता रहा, कॉमनल वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन होता रहा इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ में।
लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंट, इसका इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से इस पैक्ट का। लिमिटेड स्कोप, नेहरू लियाकत पैक्ट जो साइन हुआ था, इन्होंने कभी भी मतलब बहुत ही कम ध्यान दिया एक दूसरी कंट्रीज़ में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ एनालिस्ट ये भी बोलते हैं कि देखो ये जो दोनों कंट्रीज़ में इश्यूज़ थे कि जो लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटी, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसमें प्रोविज़न भी नहीं थी, क्योंकि इसमें देखो भाषा के आधार पे प्रोटेक्ट करने की कोई बात की नहीं की गई थी, क्योंकि भाषा के आधार पे भी तो लोग माइनॉरिटी में थे, लेकिन इसमें धर्म के आधार पे की गई थी, उसको भी सही से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की इस पैक्ट ने। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसल्टेशन, जब ये साइन हुआ था पैक्ट तो दोनों कंट्रीज़ ने माइनॉरिटीज़ से पूछा ही नहीं, माइनॉरिटी के लिए आप लेके आ रहे हो कोई एग्रीमेंट कर रहे हो साइन, और माइनॉरिटी से कंसल्ट ही नहीं किया, पूछा ही नहीं। इनसफिशेंट सेफ गार्ड, दोनों कंट्रीज़ में देखो उनके सेफ गार्ड के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठाए गए पर्याप्त। पॉलिटिकल मोटिव्स, कुछ एक्सपर्ट ने ये भी कहा कि देखो ये दोनों कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने देखो एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए साइन किया, उन्होंने एक अपनी इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश करना चाहा कि वो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों कंट्रीज़ में टॉलरेंस और हारमनी चाहते हैं। मतलब टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, सहिष्णुता, या हारमनी मधुर संबंध चाहते हैं। इस तरह की इमेज को प्रेजेंट किया दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा भी कुछ लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थी जो माइनॉरिटीज़ की वो अनचेंज थी, वो कॉम्युनल वायलेंस वो चल रहे थे, उनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो रही थी सही रूप से, तो ये सब कुछ चलता रहा था। अब जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों विरोध किया था इस पैक्ट का। देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनिशियली चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहे, मतलब एक इंडिया रहे, बंटवारा ना हो, लेकिन जब पार्टीशन इनएविटेबल हो गया, अनिवार्य हो गया कि दंगे प्रसाद हो रहे हैं, कॉम्युनल वायलेंस, तो फिर इन्होंने एडवोकेट किया कि हाँ ठीक है बंटवारा होना चाहिए। और फिर जो वेस्ट बंगाल में तो हिंदू थे वो आने चाहिए, मतलब जो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम थे वो जाने चाहिए ईस्ट पाकिस्तान में, जो यहाँ हमने जाना ईस्ट पाकिस्तान में, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का ही नाम ईस्ट पाकिस्तान था पहले, जो यहाँ पे मुस्लिम है वो चलाए जाएँ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो ये इन्होंने एडवोकेट किया। तो जब दिल्ली पैक्ट साइन हुआ था तो माइनॉरिटीज़ को प्रॉमिस किया गया था कि वो माइनॉरिटी कमीशन बनाए, तो इसका भी विरोध किया था इन्होंने मुखर्जी ने। और इसलिए विरोध किया था, देखो इसमें ये था दिल्ली पैक्ट में कि अगर कोई मान लो मुस्लिम या हिंदू पाकिस्तान से आया है हिंदुस्तान में तो वो वापस जा सकता है, और जो मुस्लिम पाकिस्तान में आए हिंदुस्तान से वो वापस इंडिया में हिंदुस्तान में जा सकता है। तो इसके वे विरुद्ध थे कि जो जहाँ चला गया भैया वहीं रहो, मतलब अगर कोई हिंदू आ गया इंडिया में तो हिंदुस्तान में ही रहे, क्योंकि ये चाहते थे हिंदू इंडिया रहे और मुस्लिम पाकिस्तान रहे, मतलब इंडिया हिंदुओं के लिए रहे और पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए रहे। तो एक तरह से ऑर्थोडॉक्स थे, कट्टरवादी हिंदू थे। तो इन्होंने इस पैक्ट को इसलिए विरोध किया। और देखो ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, इन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट के लेवल पे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार, इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो बांटी जाएं, एक्सचेंज की जाए, ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। तो इनका भी इन्होंने फेवर किया। और इन्होंने देखो जो हिंदू माइनॉरिटी ईस्ट बंगाल में थे उनके लिए भी फेवर किया और अपॉर्चुनिटी दी कि अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में तो आ सकते हैं, और जो अगर कोई वेस्ट बंगाल में मुस्लिम है तो वो ईस्ट बंगाल में चला जाए। तो इनको इन्होंने मतलब एनकरेज किया था कि कोई जाना चाहता है तो जाए। तो इसलिए इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि इस पैक्ट में ये था कि जो चला गया है हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में जो वापस जा सके अगर जाना चाहे, और जो पाकिस्तान से मुस्लिम आ गया है इंडिया में अगर वो वापस पाकिस्तान में जाना चाहे तो जा सकता है। ये प्रोविज़न जो थी मेनली इसका विरोध किया था इन्होंने, क्योंकि ये चाहते थे इंडिया हिंदुओं के लिए रहे और मुसलमान के लिए पाकिस्तान रहे। इससे हटके नेहरू लियाकत पैक्ट से हटके एक और चीज़ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग। आर्टिकल 370 आपको पता है हमारे संविधान में था। इस संविधान में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो 2019 में ये हटा दिया गया। तो ये जब दिया गया था आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस, तो इसको भी इन्होंने अपोज किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये चाहते थे कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, यानी कि एक कंट्री में
2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 संविधान नहीं होंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे और 2 फ्लैग, 2 झंडे नहीं होंगे। ये इसके विरोध थे। तो यही था इस पैक्ट के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक है कोड ब्लड बैंकिंग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। देखो बहुत सारी जो एक्ट्रेस हैं, मतलब फिल्म एक्ट्रेस की, हीरोइन की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने अपने बेबी का जो कोड ब्लड है वो प्रिजर्व करा के रखती हैं। कोड ब्लड को, कोड ब्लड क्या होता है, देखो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद जो उसकी नाभि होती है, नाभि से एक नाल जुड़ी होती है जो माता के गर्भ से जुड़ी हुई होती है, तो डॉक्टर उसे काटता है। जो नाभि से जो नाल जुड़ी हुई है, एक नली जुड़ी हुई है, उसको काटता है, उसमें ब्लड निकलता है। उस ब्लड को ही बोलते हैं क्या, कोड ब्लड, क्योंकि उस नाल को जो जुड़ी होती है नाभि से, माता के गर्भ से, उसको अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। अम्बिलिकल कोड जो नाल है, गर्भनाल है, जो हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं, इंग्लिश में अम्बिलिकल कोड। तो इसमें जो ब्लड है, खून है, उसको बोल देते हैं कोड ब्लड। जो कोड ब्लड है उसे क्यों प्रिजर्व करा के रखती हैं ये एक्ट्रेस हीरोइन, क्योंकि देखो कोड ब्लड है जो वो स्टेम सेल में रिच है, इसमें स्टेम सेल पाई जाती हैं। और स्टेम सेल क्या होती हैं, इसके लिए साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में अलग से डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, बहुत बार ये पूछा गया है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, तो आप देख सकते हो डिटेल में। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। स्टेम सेल देखो हमारी बॉडी के किसी हिस्से में ऐसी सेल हैं जो कुछ ही हिस्से में पाई जाती हैं, जैसे कोड ब्लड में पाई जाती हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ना हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट फ्यूचर में ख़राब हो जाए, अगर स्टेम सेल निकाले जाए बॉडी से तो वो पार्ट डेवलप किया जा सकता है। तो स्टेम सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है, और कोड ब्लड में स्टेम सेल होती है। तो अब समझ गए होंगे आप ये हीरोइन क्यों इस कोड ब्लड को क्यों संरक्षित करके रखना चाहती हैं, क्योंकि इसमें स्टेम सेल पाई जाती हैं। और स्टेम सेल से अगर मान लो फ्यूचर में उनके बच्चे को कोई नुकसान हुआ, मान लो उनको कोई बॉडी पार्ट ख़राब हो गया, तो स्टेम सेल है, कोड ब्लड है, उससे स्टेम सेल निकालेंगे डॉक्टर, डेवलप करेंगे और वो उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसलिए ये बचा के रखना चाहते हैं कोड ब्लड को। तो कि ये क्या कि क्योंकि ये कोई मान लो फ्यूचर में ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, तो ये आगे सही की जा सकती है ऐसी बीमारी। तो इसके लिए देखो कोड ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग बनाई हुई है। बैंकिंग का मतलब है ये पैसे वाला बैंक नहीं है, ये कोड ब्लड को जो स्टोर करके रखेगा, जैसे ब्लड बैंक होता है ब्लड को स्टोर करके रखता है, ऐसे ये स्टेम सेल बैंकिंग है कंपनी, वो पैसा लेती हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, कमाती भी ज़्यादा है तो पैसा भी है ही, तो ये स्टोर करके रखवा सकती हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट भी ने भी बनाए हुए हैं बैंक ऐसे स्टेम सेल को स्टोर करने के लिए, तो ये स्टोर करके रखवा लेती हैं। अब लेकिन न्यूज में क्यों, देखो ये पाया गया कि जो ये कोड ब्लड है रिसेंटली इसकी जो ट्रांसप्लांट के लिए यूज किया जाता है, इसका यूज घट रहा है धीरे धीरे, इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, अभी इतनी इस पर रिसर्च भी नहीं हुई है। फ्यूचर में हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाए कोड ब्लड की, लेकिन अभी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। क्यों, क्योंकि मान लो जब कोई ऐसी बीमारी आती है ट्रांसप्लांट करने की, तो उसमें हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब अगर मान लो कोई बच्चा है, उसकी फैमिली से कोई दूसरा आदमी है, अगर उसके हाफली भी मान लो उसका मैच कर रहा है, हाफ मैच्ड फैमिली मेम्बर है, तो भी वो डोनर की तरह काम कर सकता है। और उसके ब्लड से मान लो उससे स्टेम सेल ली जाएं और उससे उसका कोई मान लो ट्रांसप्लांट करना हो कोई बॉडी पार्ट, तो वो ट्रांसप्लांट आराम से किया जा सकता है। तो इसलिए जो कोड ब्लड है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है नहीं, डिक्लाइन होती जा रही है। हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा रिसर्च हो इस पर, नई कोई इनोवेशन आ जाए, नई मतलब कोई इन्वेंशन आ जाए, तो फ्यूचर में इसका यूज बढ़ सकता है, लेकिन अभी इतना यूज इसका है नहीं, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग हार्मफुल टू वल्चर्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। देखो ये 2 ड्रग्स हैं, ये एसिक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन, ये ड्रग के नाम याद रखने पूछे जा सकते हैं। ये देखो ड्रग यूज की जाती थी वल्चर्स के लिए, लेकिन वल्चर में इनका हार्मफुल इफेक्ट देखी गई, हानिकारक देखी गई ये ड्रग्स हैं। जो वल्चर क्या होते हैं, पक्षी है, गिद्ध बोलते हैं हिंदी में, गिद्ध। लेकिन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया इनको, इन दोनों दवाइयों का, एसिक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन। पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया हमने, याद हो तो आपको इन दवाइयों के बारे में।
तो ये बैन लगा दिया तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो गिद्धों को बचाने के लिए काम करते हैं, इसका स्वागत किया कि बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। पहले तो ये दोनों दवाइयों के नाम याद रखने हैं आपको। ये वेटरनरी ड्रग्स हैं, मतलब ये पशु पक्षियों को दी जाती हैं ऐसी ड्रग्स। और ये वल्चर्स, मतलब इनके पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। और वल्चर्स क्या हैं इसको भी जान लेते हैं। वल्चर ये देखो मीडियम से लार्ज साइज़ के बर्ड हैं, पक्षी हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे भी बोलते हैं, शिकार करते हैं छोटे छोटे पक्षियों का। क्योंकि ये क्या खाते हैं, कैरियन खाते हैं। कैरियन क्या होता है, डेड एनिमल की बॉडीज़, जो पशु पक्षी मर जाते हैं उनकी बॉडी को खाते हैं ये वल्चर्स, गिद्ध। ये देख सकते हो आप, ये गिद्ध हैं। इसे बोलते हैं रेड हेडेड वल्चर, क्योंकि देखो इसका हेड है जो रेड है, इसलिए बोलते हैं रेड हेडेड वल्चर। साइट्स है जो उसकी लिस्ट में अपेंडिक्स 2 में है। साइट्स देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है। साइट्स क्या है, IUCN क्या है, CMSF क्या है, इसके लिए इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो देख सकते हो आप डिटेल में। तो साइट्स की 3 लिस्ट हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 2 में आते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में आते हैं। ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे इंडिया में। और IUCN है जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी लिस्ट है कुछ, लिस्ट में इनको डाला हुआ है। जैसे देखो वाइट, कई वैरायटी है वल्चर की। वाइट रम्प्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, ये भी दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इजिप्टियन वल्चर है, इजिप्ट में पाया जाता है, ये एंडेंजर्ड है। हिमालयन ग्रिफोन नियर थ्रेटन्ड है। साइनरस वल्चर नियर थ्रेटन्ड है। बियर्डेड वल्चर नियर थ्रेटन्ड है। ग्रोफोन वल्चर लीस्ट कंसर्न है। ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस ये देख लो नाम, आपको पता चले हिमालयन ग्रोफोन है या फिर ये ग्रोफोन, बियर्डेड, साइनरस, ये क्या किसके नाम है, वल्चर के नाम है। ये एक पक्षी है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, बर्ड है ये। और देखो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट चलाए हैं गवर्नमेंट ने भी और वर्ल्ड वाइड भी। जैसे हमारे इंडिया में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया, इसने देखो एक एक्शन प्लान बनाया 2020 से 2025 के लिए, ताकि वल्चर को कंजर्व किया जा सके। एक वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया हुआ है, एक वल्चर सेफ जोन बनाया हुआ है, कई सारे रेस्क्यू सेंटर बनाए हुए हैं हमारे इंडिया में। 4 रेस्क्यू सेंटर, एक हरियाणा पिंजौर में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के पास, एक मध्य प्रदेश भोपाल में, एक असम गुवाहाटी में, एक हैदराबाद में तेलंगाना में। यहाँ 4 रेस्क्यू सेंटर बनाए हुए हैं जो इनके ट्रीटमेंट के लिए, अगर मान लो वल्चर कोई बीमार हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं उसे। बहुत सारी टॉक्सिक ड्रग्स हैं, उनको बैन कर दिया गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसने बैन कर दिया इन ड्रग्स को। जैसे अभी ये 2 ड्रग्स बैन की हैं, प्रतिबंध लगाया है। वल्चर्स की सेंसस भी की जाती है, इनकी गणना की जाती है, मतलब काउंट किए जाते हैं कितने वल्चर्स हैं और इनको किस किस चीज़ से थ्रेट्स है उसका डेटा तैयार किया जाता है, किस किस से इनको नुकसान है उसका डेटा तैयार किया जाता है, ताकि इनको संरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है लैब ग्रोन मीट। देखो लैब ग्रोन मीट इसी के नाम में है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये मेनली। मतलब जो मीट मांस लैब में, जो लैब होती है साइंटिफिक लैब, उनमें उगाया जाए, बनाया जाए, उसको बोल देते हैं लैब ग्रोन मीट। इसको सेल कल्टीवेटेड चिकन भी बोलते हैं या लैब ग्रोन मीट। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि US गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है, अब वहाँ पे बेचा जा सकता है और प्रोड्यूस किया जा सकता है लैब ग्रोन मीट या सेल कल्टीवेटेड चिकन। कैसे उगाया जाता है, देखो जो चिकन है जैसे मुर्गा मुर्गी है, उससे सेल ले लेते हैं, सेल को लैब में रख के कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। सेल ले लिया, कंट्रोल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर प्रेशर उसी हिसाब से रख के उसको ग्रो करने रहते हैं, कल्टीवेटर में या बायोरिएक्टर में रख देते हैं और सेल ग्रो होती रहती है और वो मीट बन जाता है, मांस बन जाता है बड़ा, एक सेल धीरे धीरे बड़ा होके। और इसमें बाद में कुछ एडिटिव भी मिला देते हैं। एडिटिव का मतलब ऐसा पदार्थ जो उसको, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो उसको संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें बोलते हैं एडिटिव्स। तो एडिटिव्स भी मिला देते हैं इसमें, इसकी वजह से इसका टेक्सचर या अपीयरेंस भी और ज़्यादा देखने में अच्छा बन जाता है ये मांस। तो सिग्निफिकेंस क्या है भाई साहब, मुर्गे मुर्गी वैसे ऑलरेडी बहुत हैं, हो रहे हैं, तो हम लैब में क्यों ग्रो कर रहे हैं मीट को। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे क्या है, जो हम पोल्ट्री यानी कि मुर्गा मुर्गी पालते हैं या कोई पशु पालते हैं, उनसे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन घटेगा। और उन्हें पालने के लिए लैंड भी तो चाहिए, भूमि, तो भूमि भी, लैंड यूज रिड्यूस होगा।
एनिमल का वेलफेयर भी होगा, पशुओं को काटा नहीं जाएगा, सोचो। फूड सिक्योरिटी होगी, लैब में ग्रो किया जा सकता है कितनी भी मात्रा में, तो फूड सिक्योरिटी भी होगी, ये फ़ायदे होंगे इसके। और ये सस्टेनेबल भी होगा और हेल्थियर भी होगा। लेकिन कुछ चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज पहला तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, लैब में उगाया गया है, बहुत सारे लोगों को शंका होती है, डाउट होता है कि भाई साहब सही होगा नहीं होगा, कुछ बीमारी तो नहीं होगी, तो बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट ना करें। कॉस्ट रिड्यूस होने का, कि कॉस्ट ज़्यादा रहेगी कम रहेगी, हाई क्वालिटी सेल्स होंगी या नहीं होंगी, प्रोडक्शन किस तरह से किया गया है, तो इस तरह का सब ये कुछ कंज्यूमर को डाउट होंगे कि कंज्यूमर एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये इसके चैलेंजेज हैं कि सोचा कि मेहनत तो बहुत कर ली लैब में उगाने की, अब कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा, है कि नहीं। अच्छा, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं, ये टॉपिक तो ख़त्म हुए। जैसे देखो, एक संजय गांधी नेशनल पार्क न्यूज में था, ये कहाँ पे, बस लोकेशन आपको जाननी है। संजय गांधी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ये एमपी में नहीं, सॉरी एमपी में नहीं, मुंबई में महाराष्ट्र में है। एक देखो, हेलियोपोलिस मेमोरियल न्यूज में था, हेलियोपोलिस मेमोरियल, ये मेमोरियल कहाँ पे, इजिप्ट में। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे गए विजिट की, इस वजह से ये न्यूज में है। ये हेलियोपोलिस मेमोरियल क्यों जाना जाता है, देखो आप सबको पता है इजिप्ट भी गुलाम रहा था अंग्रेज़ों का। ये अंग्रेज यहाँ से, हमारे इंडिया से बहुत सारे इंडियंस को लेके चले गए थे इजिप्ट में। इजिप्ट आप जानते हो कहाँ पे, ये इजिप्ट। ये देखो थोड़ा एशिया में आता है ये वाला पार्ट, जो सिनाई पेनिनसुला है, और सिनाई पेनिनसुला, और ये वाला पार्ट अफ्रीका में आता है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है इजिप्ट, और इजिप्ट मतलब थोड़ा पार्ट आता है एशिया में और थोड़ा आता है, आधा मतलब ज़्यादा ही आता है अफ्रीका में। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल 2 कंट्री में आता है ये। जैसे रसिया आता है 2 कंट्री में, यूरोप में भी और एशिया में भी, टर्की भी आता है, जैसे ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं ऐसे। तो ये इजिप्ट में जो इंडियंस थे, उन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम पे जो इंडियन सोल्जर मर गए थे, उनकी यहाँ पे कब्र बनाई गई थी हेलियोपोलिस मेमोरियल में। लगभग 3727 इंडियन सोल्जर की यहाँ पे सिमेट्री बनी हुई है इजिप्ट के कारियो शहर में। कारियो जो कैपिटल है इजिप्ट की, वहाँ पे बनी हुई है। तो ये कारियो में है हेलियोस मेमोरियल। क्यों इंपॉर्टेंट है हमने ही जान लिया। नेक्स्ट टॉपिक है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पे है, ये पंजाब में है। पंजाब में देखो ये एक प्राइवेट है, प्राइवेट और कम्युनिटी ओन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो प्राइवेट लैंड है लोगों की, उसमें बनी हुई है ये अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गवर्नमेंट की लैंड नहीं है ये अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक जोहा राइस न्यूज में था, ये असम का है। जोहा राइस, चावल की बात कर रहे हैं हम। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। और ये असम का इंडिजिनस राइस है, बहुत अच्छी वेराइटी है बासमती की तरह। एक देखो नीलो या नाइलोटाइनिब, नाइलोटाइनिब, ये एक ड्रग है, दवाई है। ये देखो कैंसर की ड्रग है, कैंसर की ड्रग। अभी ये न्यूज में थी नाइलोटाइनिब। इसका जेनरिक वर्जन है कैंसर ड्रग का, जेनरिक वर्जन मतलब जो सस्ती मिलती है हमें, नाइलोटाइनिब। तो क्या है, बस इतना याद रखना, कैंसर ड्रग है। एक डेबरीगढ़, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा में है। जो हीराकुंड या हीराकुंड जो डैम है, महानदी रिवर पे बना हुआ है, हीराकुंड या हीराकुड डैम, उस डैम के पास ये डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक देखो डिब्रू सिखोबा नाम से एक नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू सिखोबा। तो याद रखना ये असम में डिब्रू सिखोबा, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिब्रू सिखोबा असम में और ये डेबरीगढ़ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा में है। तो यही टॉपिक थे आज के।